वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास चैप्टर 1 के बारे में। एंसेंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं और बीए थर्ड ईयर में आप मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, यानी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी यानी कि एनईपी 2020, उसके अनुसार सिलेबस सभी विश्वविद्यालयों का सेम है। और थर्ड सेमेस्टर में अगर आप आ चुके हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस डालिए, तो सिलेबस कल मैंने ऑलरेडी डाल दिया है और आज चैप्टर 1 पर मैंने सोचा चर्चा कर दी जाए ताकि आपको एक सिनेरियो पता चले, जानने को मिले आखिरकार हमको। तो उसमें मैंने जो सिलेबस डिस्कस किया है उसमें मैंने बताया कि क्या क्या हमको पढ़ना और कैसे पढ़ना है। अब हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और पहला चैप्टर आज के वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यानी पहला चैप्टर जो होगा यानी कि साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और एक प्रकार से खास करके जो कुछ विदेशी यात्री आए भारत में, उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसी जानकारी दी गई जिसके माध्यम से हम इतिहास के बारे में जान पाते हैं। तो कुछ साहित्यिक जो है यानी कुछ पुस्तकें जो अपने भारतीय लोगों ने लिखी उनकी, और कुछ विदेशी यात्री आए उन्होंने अपने जो है ग्रंथों में लिखा उसके बारे में, उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तमाम प्रकार के इतिहास के बारे में जानकारी अपनी पुस्तकों में देने का प्रयास किया। और इसके अलावा कुछ सिक्के मिले हमको, कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ लेख मिले हैं। उन लेखों, मुद्राओं, मूर्तियों, इन सभी से हमको पता चलता है कि उस समय का इतिहास कैसा रहा होगा। तो कुल मिलाकर के हमको यही पढ़ना है। आपको बता दूं कि सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है। पहला चैप्टर आज चर्चा करेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर का खास करके। और उसमें आपको पढ़ना क्या है, उसमें आपको स्रोतों के बारे में पढ़ना है, यानी इतिहास जानने के स्रोत, कहाँ के इतिहास और कब का इतिहास जानने के स्रोत। सबसे पहला जब भी आप इतिहास पढ़ते हो तो ऐतिहासिक स्रोत मतलब इतिहास जानने के स्रोत, यानी इतिहास के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिली। क्योंकि उस समय ना हम थे ना आप थे, और ना उस समय जिन इतिहासकारों ने आपकी पुस्तकें लिखी या जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी ना वो लोग थे। और जो इतिहासकार एक प्रकार से जो लिखते हैं कोई चीजें, वो लोग भी तब नहीं थे। तो कहीं ना कहीं पे उस समय के बारे में जानकारी हमको कैसे होती है, इसी को हम स्रोत कहते हैं, सोर्सेस। ठीक है, सोर्सेस ऑफ एक प्रकार से हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्स हैं और खासकर कब के हिस्ट्री के बारे में। तो हमको पढ़ना क्या है, आपके पेपर का नाम है मेरे भैया, आपके पेपर का नाम है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। क्या नाम है पेपर का? उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। यानी कि और उत्तर भारत में कब से 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक। इससे पहले तक आपने सेकंड सेमेस्टर में चर्चा कर लिया था 647 ईस्वी तक। आपको पता होगा कि 647 ईस्वी में क्या होता है। हर्षवर्धन को आप सभी लोग जानते हैं। हर्षवर्धन एक राजा होते हैं, हर्षवर्धन। इन्हीं हर्षवर्धन की क्या होती है, ठीक है, इन्हीं हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है इसी में। ठीक है, किसमें भाई? 647 ईस्वी में किसकी मृत्यु होती है? हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। इनके बड़े भाई जी राज्यवर्धन, उनसे पहले उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद में गद्दी पर हर्षवर्धन बैठते हैं। इनकी एक सिस्टर होती है राजश्री, आप सभी को पता होगा। उनके पति को भी एक प्रकार से मार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के वो सब तो आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया था। अब वहीं से आगे हमको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। अब फिर उससे आगे आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर सबसे मजेदार बात यह है कि जब आप प्राचीन इतिहास लेते हो तो उसमें आपको जो आर्किटेक्चर और जो कल्चर होता है उसको भी पढ़ना पड़ता है, यानी जो कला संस्कृति होती है, पुरातात्विक चीजें होती है, उसको भी जानना पड़ता है। प्राचीन इतिहास पढ़ाने का उद्देश्य है कि आर्किटेक्चर और एक प्रकार से जो कल्चर है अपना वो आप जान सके, उसके बारे में आप जानकारी ग्रहण कर सकें। ठीक है, इसका मॉडल पेपर भी मैं जल्द दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर दे दूंगा और लिखित वाला भी मॉडल पेपर दे दूंगा। और इस प्रकार से आपकी चैप्टर वाइज वीडियो चलती रहेगी और निश्चित तौर पर आपका सब तैयार हो जाएगा, कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शुक्ला स्टडी पॉइंट एक ऐसा मंच है जो कि हर एक सब्जेक्ट को आपको विधिवत तरीके से खुले मंच पर पढ़ाने का प्रयास करता है, बिल्कुल फ्री में। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो खास करके आपको 647 ईस्वी में से लेकर के 1200 ईस्वी तक पढ़ना है। अच्छा, 1200 ईस्वी यानी कि लगभग जो 600 साल का इतिहास, 550 साल का जो इतिहास ये आपको में दिखाई पड़ रहा है। इस 550 साल के इतिहास में आप देखिएगा 6 कितना होता है, 12, तो लगभग 550 साल का इतिहास ये है हमको पढ़ना है। तो 550 साल के इतिहास में
कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से राजवंश हुए हैं, उन्हीं के बारे में हमको जानना है। और उन्हीं राजाओं के बारे में खास करके जो या उन्हीं राजवंशों के बारे में उस समय की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक इन सभी चीजों के बारे में हमको किन किन चीजों से जानकारी होती है, किन किन चीजों के माध्यम से हम जानकारी ग्रहण करते हैं, इतिहास को समझ पाते हैं, तो उसके बारे में समझना है। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, अंग्रेजी में बोले तो इसको कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सिलेबस को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मैंने बता दिया है, आप समझ लीजिएगा। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, पॉलिटिकल यानी राजनीति, एक प्रकार से, चूंकि राजनीति इतिहास दोनों एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, ठीक है, सामाजिक का और ये सब नहीं पढ़ते, सांस्कृतिक। अच्छा, पॉलिटिकल में सामाजिक भी चीजें आ जाती हैं, आर्थिक चीजें भी आ जाती हैं, और कल्चर की चीजें भी आ जाती हैं, आपकी सांस्कृतिक और धार्मिक भी आ जाती हैं, ठीक है, रिलीजियस चीजें आ जाती है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया आपको पढ़ना है, उत्तर भारत का। उत्तर भारत यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा क्या भाई, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 ईस्वी, हर्षवर्धन की मृत्यु, और उसके बाद 1200 ईस्वी तक। अच्छा, 1200 ईस्वी में क्या होता है, 1206 ईस्वी में आपको पता होगा कि यहाँ पर एक प्रकार से मुगल बोल रहा हूँ, जो एक प्रकार से अरब के आक्रांता होते हैं, चाहे मोहम्मद गौरी की, आप देखते हैं 712 ईस्वी से ही एक प्रकार से अरबों का आक्रमण शुरू हो जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। 712 ईस्वी से लेकर के आप देखते हैं 712 ईस्वी आप देखिएगा, उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आता है। दाहिर जो होता है वो सिंध में, यानी जो जम्मू कश्मीर का इलाका है उसी को सिंध बोलते थे, और उसको पाकिस्तान के एरिया में भी, तो जहां पर सिंधु नदी का एरिया है, तो वहां पर दाहिर था, तो उसको एक प्रकार से पराजित करके, और मुख्य रूप से पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये सब आते जाते हैं। फिर आप देखते हैं उसके बाद में इल्तुतमिश वगैरह, ठीक है, फिर ये सब धीरे धीरे मिलकर के क्या कर देते हैं, कुतुबुद्दीन वगैरह मिलकर के आप देखते हैं इल्तुतमिश वगैरह क्या कर देते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देते हैं। तो वो आप पढ़ेंगे, उसके उन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर में, या फिर आपको जब भी होगा जो सिलेबस आएगा तो उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो आपको बस वही तक पढ़ना है, 1200 ईस्वी तक। चूंकि आपको यहीं पर क्या होता है, दो युद्ध होते हैं, एक होता है 1191 में, एक होता है 1192 में। इन दो युद्धों के बारे में आप सभी को पता होगा। ये 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब कि फर्स्ट वार ऑफ तराइन, ओके। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। तराइन एक स्थान है, उसी के मैदान में युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, या जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान जो थे, उन्हीं के बीच में युद्ध हुआ था। जब पहली लड़ाई हुई, तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है। एक मूवी बनी है, आप देख लीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान मूवी बनी हुई है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, अक्षय कुमार ने उसमें पृथ्वीराज का किरदार निभाया है। तो मूवी आप देखेंगे तो इस दोनों युद्धों के बारे में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो कुछ इतिहास आपका वहां से उस मूवी से कवर हो जाएगा, अगर नहीं देखा तो, ठीक। 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी और इसके बीच में युद्ध होता है, तो क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो था उसको निहत्था कर देते हैं, एकदम पराजित कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान, और गले पर तलवार रख देते हैं एकदम से। तो वो एक प्रकार से चूंकि निहत्था हो गया था, तो भाई निहत्था क्या हो गया था, पहले जब आपसे वो भाला बर्छी लेकर के युद्ध कर रहा था, तो आपने उसका भाला बर्छी अगर मार करके गिरा दिया, तो वो निहत्था थोड़ी ना हुआ। तो फिर उसको, मतलब उसके सारे शस्त्रों को तोड़ फोड़ करके और उनको छोड़ दिया। मोहम्मद गौरी को कहा कि मैं निहत्थे पर वार नहीं करता है, मतलब कि हम जो हमारे हिंदू संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति निहत्थे पर वार करने के लिए नहीं कहती है, यानी कि ये परमिशन नहीं देती है। तो इन्होंने क्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। उसके एक ही साल बाद में उसने कहा मोहम्मद गौरी ने कि मुझे मार दो, नहीं फिर पछताओगी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, देखेंगे। तो 1192 ईस्वी की बात है, एक साल के बाद में खूब तैयारी के साथ आता है मोहम्मद गौरी और फिर से आक्रमण करता है, ठीक, पृथ्वीराज चौहान पर। और उस समय तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। आप सभी को पता होगा, जयचंद, इसमें कहते हैं ना कि जयचंदों की कमी नहीं है देश में, और इन्हीं जयचंदों के कारण से आप देखते हैं गुलामी हुई, यानी गुलाम हुआ देश अपना। आप देखिएगा, चाहे जो मुगल आए या जो मुस्लिम आक्रांता या अरब के आक्रांता आए, वो खास करके भारत में क्यों आए, चूंकि आपको बता दूं कि जयचंदों की भारत में कमी नहीं थी, यानी कि एक प्रकार से विभीषण जिसको, या एक प्रकार से जिसको कहते हैं कि घर पे भेदी लंका ढाबे, तो विभीषण को इस प्रकार से, यानी कि जब कोई बाहरी आक्रमण, देखिए आपके अगर घर में चोरी होगी तो बिना आपके साथ गांठ या आपके घर में ही से कुछ व्यक्ति होंगे जिनके कारण से होगी, यानी कुछ लोगों को आपके आपसी फुटबत से, यानी फूट डालो राज करो,
अंग्रेजों ने भी यही नीति अपनाई, क्योंकि उन लोगों को पता था, इतिहास उन लोगों ने देखा था कि यही हो रहा है, तो एक राजा को मिलाओ, दूसरे राजा से उसी से आक्रमण करवाओ, यही सब चलता रहा। तो 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध होता है। जयचंद वगैरह एक प्रकार से इनकी मदद नहीं करते, उनके खिलाफ आ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के। कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि ये इसी में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है 1192 ईस्वी में। और इसी के बाद से आप देखते हैं कि लगभग जो अंतिम हिंदू सम्राट होते हैं उनका पतन होता है एक प्रकार से। आप देखते हैं खत्म, और राजवंश जो था वो एकदम से समापन की ओर होता है चौहान, ठीक है। और क्या होता है कि यहीं से तो 1200 ईस्वी यानी कि यही युद्ध के बाद एक प्रकार से खत्म, एकदम से लगभग खत्म ही हो गया था। उसके बाद 1200 ईस्वी में आप देखते हैं मुगल पूर्ण रूप से आ जाते हैं। और एक डेट याद रखिएगा 1206 ईस्वी, 1206 ईस्वी का डेट, ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। किसकी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। और यहीं से मुख्य रूप से जो मुस्लिम्स हैं, खास करके अगर बात की जाए तो वो यानी कि जो अरब आक्रांता थे मुस्लिम्स, इस्लाम धर्म भारत में प्रवेश कर जाता है मुख्य रूप से एक आधिकारिक तौर पर 1206 ईस्वी में। आधिकारिक तौर पर नहीं बोलेंगे, 1206 स्थापन दिल्ली की सल्तनत मतलब गद्दी पर बैठ जाता है। और उसके बाद से आप देखते हैं फिर 1526 तक आते हैं। आप देखते हैं जो इब्राहिम लोदी शासन कर रहा होता है उस समय, बाबर आता है। बाबर मुगल वंश का था। बाबर चूंकि मुगल जो थे ये दो लोगों का खून, माता इनकी अलग की थी, पिता इसके जो है चंगेज खान की तरफ से थे, तो फिर बाबर की उत्पत्ति हुई थी। तो बाबर के बारे में ये सब तो वो सब चर्चा करते रहेंगे आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे। वैसे हमने उसको मध्यकालीन इतिहास जो छात्र लिए होंगे उनको तो बता दिए हैं, उनको उन्होंने पढ़ लिया होगा। तो ये हो गया एक प्रकार से क्या जो है हर्षवर्धन के बारे में कुछ, मतलब सॉरी, ये हो गया आपके कुछ मतलब इस पेपर से रिलेटेड कुछ बातें जो कि आपको जाननी चाहिए। क्योंकि जब भी मैं इतिहास पढ़ाता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको नहीं बताऊंगा तो उतना समझ में आपको नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं 647 के, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद के जो इतिहास आता है उसी के बारे में, उनके स्रोतों के बारे में आज की वीडियो के में हमको पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से स्रोत। और उसके बाद में हम आगे और भी चर्चा करेंगे जो राजवंश आएंगे हर्षवर्धन के बाद। ठीक, क्लियर हो रही बात है? एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं, और शेयर कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब भी आप खास करके इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे तो 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला होता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है आपका यात्रियों की विवरण, और तीसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखेंगे यहाँ पर 3 स्रोत मैंने लिखे भी ऑलरेडी, आपको देख लीजिएगा। पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत, दूसरा स्रोत है विदेशी लेखकों का कुछ विवरण मिला वो, और चौथा है मतलब तीसरा है आपका कौन सा भाई? तीसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस है वो, और जो विदेशी जो लेखक आए हैं उन्होंने कुछ विवरण दिया है अपनी पुस्तकों में। और साहित्यिक स्रोत यानी कि एक प्रकार से जो लिटरेरी सोर्सेस है हिस्ट्री जानने के लिए उसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई जिसके माध्यम से हम 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है लगभग 550 साल का, इसको हम किन किन पुस्तकों के माध्यम से यहाँ की जानकारी मिलती है। देखिए आपकी, देखिए इसमें भाषा की अगर बात की जाए तो खास करके हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे जा रहे थे। और कुछ ग्रंथ आपके पाली में भी एक आध दो ग्रंथ मिले हैं उसमें, मतलब पाली भाषा में। भाषा की बात की, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी जो संस्कृत है वो कही जाती है, तो उसी भाषा को आदि भाषा कही जाती है, ठीक है। तो उससे निकली संस्कृत से बनी प्राकृत, प्राकृत से पाली, पाली से अभ्रंश, अभ्रंश से उसका टूटा फूटा अवहट्ट रूप, और अवहट्ट से आप देखते हैं अभ्रंश और अवहट्ट का मिला जुला रूप हिंदी। तो एक प्रकार से हिंदी का विकास। तो हिंदी भाषा जो लिखी जा रही थी देवनागरी लिपि में लिखी जा रही थी, तो लिपि जो थी देवनागरी लिपि थी, ठीक है। और संस्कृत और हिंदी भाषा का प्रयोग कोई कोई प्राकृत भाषा के भी ग्रंथ हैं। तो देखेंगे पहला ग्रंथ आपका हर्षचरित्र और कादंबरी है। हर्षचरित्र जो रचना है ये हर्षवर्धन के बारे में, हर्ष के समय काल के बारे में पूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक तमाम प्रकार की जानकारी हमको देती है। कौन? हर्षचरित्र और कादंबरी दोनों। ये बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट एक संस्कृत के कवि हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट। और बाणभट्ट की आत्मकथा को हिंदी साहित्य में लिखा है, बाणभट्ट की आत्मकथा लिखा है, किसने लिखा है भाई? उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा ये, और लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा बाणभट्ट की आत्मकथा। और बाणभट्ट एक संस्कृत के कवि हैं, इन्होंने लगभग 6वीं शताब्दी के कवि, सॉरी 7वीं शताब्दी के कवि हैं ये, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो हर्षचरित्र और कादंबरी जैसे जो है ग्रंथों के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। और इस लेखक के मतलब जानकारी मिलती है हमको इस समय के बारे में, राजनीतिक, धार्मिक तमाम प्रकार की।
ठीक। तो इसी प्रकार से हर एक ग्रंथ जो लिखे हैं इससे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक तमाम प्रकार की जानकारी हमको, ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो इन ग्रंथों को आपको बस नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बस आपका बस यही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, प्रश्न क्या पूछेगा कि उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 से 600 मतलब 1200 ईस्वी तक जानने के जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर साहित्यिक स्रोतों की विवेचना कीजिए, या विदेशी लेखकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, या पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इसका मूल्यांकन कीजिए। ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक। तो आसानी से आप कर पाएंगे। दूसरी रचना देखते हैं, दूसरे है जो है गौड़वोह। गौड़वोह जो है रचना किसकी है, वाकपति महोदय की है। वाकपति ने कौन सी रचना लिखी भाई, गौड़वोह नामक रचना लिखी। कौन सी रचना है, गौड़वोह, ठीक है। प्राकृत भाषा में है गौड़वोह रचना, और किसने लिखा है, वाकपति महोदय ने लिखा है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगला ग्रंथ कौन सा है, कल्हड़। कल्हड़ विद्वान है, कल्हड़ ने राज तरंगड़ी रचना लिखी है, बहुत जबरदस्त रचना है। राज तरंगड़ी आप सभी को पता होगा। राज तरंगड़ी रचना किसकी भाई, राज तरंगड़ी रचना किसकी है, कल्हड़ की है। और ये हर्षकालीन ही नहीं, उसके बाद के इतिहास के बारे में भी और उससे पूर्व के इतिहास के बारे में भी जानकारी देती है। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय नाम की एक रचना है, जयानक ने लिखा है इसको, ठीक है। ये भी इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इसी 647 से 1200 इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं इन सभी पुस्तकों को लिखा हुआ हूँ। इसके अलावा कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदसाल भंजिका, भुवन कोश, हर विलास, ये सब रचनाएं किसकी हैं, राजशेखर की हैं। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी भाई, कौन सी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदसाल भंजिका, भुवन कोश और हर विलास, ये रचनाएं किसकी हैं, राजशेखर की हैं। ये रचनाएं इतिहास के बारे में हमको जानकारी देती है समझने में। इसके अलावा अगले विद्वान आपके आते हैं, उनका नाम है क्या, जो है रचना है आपकी, इनकी रचना है कृत्यकल्पतरु। कौन सी रचना है भाई, कृत्यकल्पतरु। कृत्यकल्पतरु जो है ये लक्ष्मीधर ने लिखा है। लक्ष्मीधर प्रधानमंत्री थे किसके, गोविंद चंद्र के। गोविंद चंद्र कौन है, गोविंद चंद्र जो थे गढ़वाल के शासक थे, गढ़वाल नरेश यानी गढ़वाल वंश के थे, गढ़वाल शासक थे कौन, गोविंद चंद्र। और इन्हीं गोविंद चंद्र का प्रधानमंत्री था कौन, लक्ष्मीधर। और इन्हीं लक्ष्मीधर ने पुस्तक लिखी कौन सी, कृत्यकल्पतरु। और कृत्यकल्पतरु जो रचना है इसमें खास करके आप देखते हैं जो गढ़वाल शासक है उनके बारे में जानकारी हमको मिलती है विस्तार से। इसके अलावा अगले विद्वान है आपके नयन चंद सूरी। नयन चंद सूरी की अगर बात की जाए, जैन कवि है ये नयन चंद सूरी, जिनके लास्ट में सूरी वगैरह लग जाए तो आप जानिए ये जैन है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो नयन चंद सूरी जैन मुनि है ये, इनकी रचना है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य के को पढ़ेंगे तो इसी समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा चंद बरदाई आप सभी को पता होगा रचना, किसने, चाहमान वंश के बारे में जानकारी देती है। पृथ्वीराज रासो ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो जो रचना है ये चहमान वंश के बारे में जानकारी देती है। किसने लिखा, चंद बरदाई। चंद बरदाई एक कवि है, हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि है ये, ठीक है, रासो परंपरा से जुड़े रहे चंद बरदाई। चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसके अलावा ये सब पृथ्वीराज के बारे में, आप पृथ्वीराज जो तराइन का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है, और भी जो राजपूत शासक है उनके बारे में, उस समय के इतिहास के बारे में। जगनीक ने आलखंड लिखा है। आलखंड में आप देखते हैं आल्हा उदल दो वीर हुआ करते थे। आल्हा उदल उनके नाम सुने आपने होंगे। आल्हा सुना है कभी, तो आल्हा में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि यक्का मारे दुई गिर जावे, तीसरा खूब खाए मर जाए, और धय देव डोला समर खेत मा, जे जीते ते ले उठाए, रिमझिम भाला बरसे, वह मैदानन के बीच मझाए, ठीक है, हाथ पटक दे भुइमा जो तो नौ मन माटी ले उठाए। ये सब जो था एक प्रकार से आलखंड में, पृथ्वीराज रासो में तो खैर नहीं, आलखंड में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा एक था कि 12 वर्ष ले कुकर जीवे, और 16 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये सब बातें आप इन्हीं सब में देखेंगे, ठीक है। और जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह ले करवाए, धय देव डोला समर खेतमा, जे जीते ते ले उठाए। इस प्रकार से चीजें हुआ करती थी। तो ये जो है ये खास करके मतलब उत्साहवर्धने, खास करके ये वीर गाथा काल के कवि है आचार्य रामचंद्र शुक्ला के अनुसार। चंद बरदाई, जगनीक, इन लोगों की रचनाएं भी कहीं न कहीं पे कुछ ऐतिहासिक जानकारी देती हैं। इसके अलावा दृश्याश्रय ये एक रचना है, हेमचंद ने लिखा है, हेमचंद सूरी भी जैन कवि ही है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे मेरुतुंग।
मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। कौन सी रचना है? प्रबंध चिंतामणि। ये भी रचना आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सी रचना है भाई? देखेंगे मेरुतुंग व्यक्ति हैं, प्रबंध चिंतामणि इनकी रचना, ये भी इसी समय के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा कीर्ति कौमुदी, ये सोमेश्वर की रचना है, ये भी इसी समय के बारे में जानकारी देती है। ठीक, तो ये सब लिख लीजिएगा। कीर्ति कौमुदी किसने लिखा है? सोमेश्वर ने लिखा है। ऑब्जेक्टिव में यही सारे प्रश्न बनते हैं, बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब बहुत जो है ध्यान से पढ़ने वाला पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर से लगभग आपके 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। अगर परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है जिस भी विश्वविद्यालय की, उसमें 6 से 7 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के पहले चैप्टर से आएंगे। ये बात एकदम से ध्यान रख लीजिएगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, और कुछ ध्यान रखो या ना रखो। ठीक, ये थोड़ा सा एक से दो बार आप पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगली रचना आप देखते हैं रामचरितम जो रचना है, ये संध्याकर नंदी ने लिखा है। संध्याकर नंदी ने कौन सी रचना लिखी है? रामचरितम रचना लिखी है। रामचरितम ये भी इसी समय के बारे में, इतिहास 647 से 1200 ईस्वी के बारे में ही जानकारी देती है। इसके अलावा जयदेव एक व्यक्ति है, यानी कवि है, इनकी गीत गोविंद नामक रचना है, ये भी। इसके अलावा ब्राह्मण सर्वस्व, ये हलायुध ने लिखा है। इसके बाद मतलब इस रचना को भी पढ़ेंगे तो मिलेगा। इसके अलावा पंप नामक व्यक्ति हैं, वो विक्रमार्जुन ग्रंथ लिखते हैं। ठीक है, इसका अलावा तमिल ग्रंथ एक है पेरिये पुराणम। तो पेरिये पुराणम जो है, इसको लिखा किसने भाई? इसको लिखा है सोक्की कलार ने। किसने लिखा है? सोक्की कलार ने। यहाँ पर नीचे आपको दिखाई पड़ेंगे सोक्की कलार। ठीक है, ये ठीक है, देख रहे हो सोक्की कलार? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा। प्लीज वेट अ मोमेंट। हाँ, तो अब आपको दिख रहा होगा, ये सोक्की कलार हैं, दक्षिण भारत के हैं, और तमिल ग्रंथ है पेरिये पुराणम। इससे भी इस समय के बारे में कुछ जानकारियां हमको मिलती हैं। तो ये चीजें कुछ थी जो कि मैंने आपको बता दी। ये साहित्यिक स्रोत हैं जिससे हमको ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगला आता है विदेशी लेखकों का विवरण। विदेशी लेखक आए यहाँ पर भारत में बहुत सारे। ठीक है, चूंकि जब भी कोई आक्रांता आते थे, वो अपने साथ कुछ व्यक्तियों को, कुछ लेखकों को लेकर के आते थे, ताकि वो उनकी जीवनी या उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके लिख सके और अच्छी तरीके से जानकारी एक प्रकार से उनके बारे में अपने वहां पर जाकर के बताएं। तो इसी श्रृंखला में आप देखते हैं ह्वेन सांग एक व्यक्ति है। ये एक प्रकार से ह्वेन सांग जो है हर्षवर्धन के समय काल में ही आप देखते आता है। और एक वीडियो मैंने कल डाली है, आप उसको देख लीजिएगा। खास करके कल एक फर्स्ट सेमेस्टर की प्राचीन इतिहास का वीडियो मैंने डाला है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के लगभग 100 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करी। लगभग 2 घंटे का वीडियो है। कल आप देखते 8 बजे से लाइव क्लास हुई थी। उस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग भी, आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ह्वेन सांग जो व्यक्ति है, वो ह्वेन सांग एक चीनी यात्री है, चीन का निवासी था ये, और चीनी यात्री है, चीन का विद्वान था, भारत में भ्रमण करने के लिए आया था। और यहीं पर इसने सी यूकी नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सी रचना है? सी यूकी इसका एक ग्रंथ है, ह्वेन सांग का, ह्वेन सांग की रचना है। इसी रचना में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस रचना को अगर पढ़ेंगे तो ह्वेन सांग ने लिखा है, चीनी यात्री है। इसके अलावा अगर बात की है दूसरे चचनामा, इसको फतेहनामा भी कहते हैं। फतेहनामा जो अरबी भाषा का एक प्रकार से है, मतलब चचनामा क्या है, अरबी भाषा में था ये। ठीक है, इसमें बाद में क्या हुआ कि फारसी भाषा में इस रचना का क्या किया गया? अनुवाद किया गया। किसने किया? अबू बकर ने किया था। और इसमें आप देखते हैं इस रचना से चचनामा या फतेहनामा से खास करके सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। अरबी भाषा में चचनामा और फारसी भाषा में फतेहनामा। आप देखते हैं अबू बकर ने इसका जो है फारसी भाषा में कन्वर्ट किया, अरबी से फारसी में कन्वर्ट किया। सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो किसने? दाहिर वगैरह, या फिर जो सिंध पर विजय प्राप्त की थी खास करके इस्लाम धर्म के लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने। तो उसी के बारे में इसमें उस समय की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा अगले एक प्रकार से विद्वान है तक्कुसु जो है, ये खास करके जापान का निवासी था। तक्कुसु जापान का लेखक है ये, और ये भारत में आया था। और इसने क्या लिखा था? खास करके ये बौद्धिस्ट व्यक्ति है, यानी कि बौद्ध धर्म का था। ठीक है, कौन? तक्कुसी ये बौद्ध धर्म का एक प्रकार से मानने वाला था।
जापान में खास करके आप पता होगा जापान में बौद्ध धर्म ही है। तो कौन है भाई, तकुशु जो है जापानी, जापान का निवासी था, जापान का एक प्रकार से व्यक्ति है, ये विद्वान था और ये बौद्धिस्ट था। बौद्ध जो है धर्म पर इन्होंने इसने पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है, क्या पुस्तक का नाम है भाई, अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। क्या, अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन जो पुस्तक है, इसमें इसी जो है कालीन इतिहास के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा एक जो है यात्री था अल-बरूनी। अल-बरूनी जो था ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत में आया था अल-बरूनी, ठीक है। अल-बरूनी की एक पुस्तक है तहकीके हिंद। तहकीके हिंद पुस्तक में आप देखते हैं, चूंकि जब मोहम्मद गजनबी आया था तो इस समय राजपूत कालीन संस्कृति, मतलब राजपूत कालीन शासन, यहाँ पर राजपूत लोग शासन कर रहे थे। तो उसी समय के संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में जानकारी आप देखते हैं तहकीके हिंद में मिलती है। तहकीके हिंद एक रचना है जिसको लिखा किसने है, अल-बरूनी ने लिखा है। अरब का यात्री था अल-बरूनी, ठीक है। मोहम्मद गजनबी के साथ ये भारत में आया था। ओके, क्लियर। इसके अलावा अगला जो यात्री है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मिनहाजुद्दीन। मिनहाजुद्दीन जो है, इसकी एक रचना है कौन, तबकात नसीरी। तबकात नसीरी एक ऐसी रचना है जो कि मोहम्मद गौरी की भारत पर जो विजय होती है इसके बारे में बताया गया है। मिनहाजुद्दीन सिराज इसका नाम है। तबकात नासिरी नामक रचना है। इस रचना से मोहम्मद गौरी की जो भारत पर विजय हुई थी, उसने भारत पर किस प्रकार से आक्रमण किया और खासकर पृथ्वीराज चौहान को जो है पराजित किया था। 1192 ईस्वी का जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, उन सभी के बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा अगला विद्वान है ईरानी इतिहासकार है वो, उसका नाम है तावरी। ईरानी इतिहासकार तावरी ने भारतीय राजा जो प्रमेश जो थे यानी कि पुलकेशियन द्वितीय, इनके द्वारा ईरानी शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में जो है एक प्रकार से जो पत्र होता है उसको भेजने का वर्णन मिलता है, या विचार भेजने का जो एक प्रकार से वो होता है, ठीक, पत्र भेजने का, या फिर वो क्या होता है, एक प्रकार संदेश भेजने का, या दूध भेजने का, क्या है, दूध भेजा गया था। खास करके पत्र के माध्यम से दूध भेजे जाते थे, ठीक है, दूध पत्र लेकर के जाते थे। तो दूध भेजने का एक प्रकार से जो था, तो दूत मंडल भेजने का वर्णन किया गया है। तो खास करके ईरानी इतिहासकार भी आते जाते रहे, ईरानी यात्री भी बहुत सारे आए हैं। तो इस समय के बारे में, वैसे तो और बहुत बाद में बहुत सारे यात्री आए हैं, लेकिन जो ऐसे यात्री जो कि खास करके 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में है, उन्हीं के बारे में मैंने यहाँ पर बताया, क्योंकि उन्हीं के बारे में पढ़ना है। बाकी तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, बहुत सारे इतिहास के स्रोत है। जब आप एकदम से प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे, जब मैंने पढ़ाया था शुरू से, तो वैदिक साहित्य में मैंने पढ़ाया होगा। फिर एक प्रकार से वैदिक साहित्य के बाद में आपको ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक बताया होगा। फिर उसके बाद में उसमें भी लौकिक साहित्य और एक प्रकार से वैदिक साहित्य बताया होगा, ठीक है। और लौकिक साहित्य में आप तो आपको मैंने और तमाम से रचनाओं के बारे में, और बौद्धिक साहित्य में मैंने चीजों के बारे में बताया होगा। फिर ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, तमाम प्रकार की चीजों के बारे में, काव्यों के बारे में, महाभारत रामायण से किस प्रकार से, तो उन सभी चीजों के बारे में। तो वो सब वो पहले का इतिहास जानने के लिए है। लेकिन इस समय के इतिहास में ये सारे के सारे लेखक आए, विदेशी यात्री आए हैं, जिनके माध्यम से हमको इस समय के इतिहास पर प्रकाश डालती हुई इनकी पुस्तकें नजर आती हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अब तीसरा जो होता है साक्ष्य तथ्य जो होता है, उसके बारे में अगर हम बताएं आपको, तो ये है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात की, जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस होते हैं हिस्ट्री जानने के, उसमें अगर बात की जाए तो तीन चीजें होती है। एक तो अभिलेख होता है, एक सिक्के होते हैं, एक मोहरें कुछ प्राप्त होती है। सिक्के, मोहरे, अभिलेख, स्तंभ लेख, प्रलेख, हस्तलेख, ये तमाम प्रकार के लेख, तो इनको लेख ही हम बोल देंगे, तो उसको आप समझ जाइएगा। आपको बता दूं जो है गढ़वाल वंश है, गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी हमको मिलती है वाराणसी, कौमोली, लार और सारनाथ के क्या जो स्तंभ लेख है, या फिर जो लेख है, इन्हीं लेखों से हमको मिलती है, ठीक है। गढ़वाल वंश की जानकारी किनके लेखों से मिलती है, वाराणसी से जो लेख प्राप्त हुआ है वहां से हमको गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कमौली लेख से, लार लेख से और सारनाथ के लेख से हमको किसके बारे में, गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा दूसरा आपका वंश चाहमान वंश। चाहमान वंश की जानकारी किन किन लेखों से मिलती है, तो हर्ष प्रस्तर लेख से मिलती है। इसके अलावा बिजोलिया लेख से मिलती है, दिल्ली शिलालेख से, मतलब कि दिल्ली शिवालिक स्तंभ से हमको चाहमान वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की भाई, चाहमान वंश की जानकारी मिलती है।
ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब लिखते चलिएगा। गढ़वाल वंश की जानकारी वाराणसी, कमौली, लार और सारनाथ स्तंभ लेखों से। चामान वंश की जानकारी हर्ष प्रस्तर लेख से, इसके अलावा बिजौलिया लेख से, इसके अलावा दिल्ली शिवालिक स्तंभ से हमको चाहमान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चाहमान वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा परमार वंश के बारे में अगर बात की जाए तो उज्जैन, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागपुर, इन सभी लेखों से हमको उज्जैन, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागपुर, इन सभी लेखों के माध्यम से हमको परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस वंश के बारे में? परमार वंश के बारे में। कहां से? उज्जैन, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागपुर, इन सभी लेखों के माध्यम से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं चंदेल। चंदेल जो वंश है, चंदेल जो शासक है, चंदेल शासकों के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है, ऐतिहासिक जानकारी, वो खजुराहो के लेख से मिलती है, मऊ के लेख से मिलती है, छतरपुर के लेख से मिलती है, इसके अलावा महोबा लेख से मिलती है। किसके? इसके भाई खजुराहो, मऊ, छतरपुर और महोबा लेख से हमको किसके बारे में? चंदेल शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये बात भी आप लिख लीजिएगा। चंदेल शासकों के बारे में कहां से? खजुराहो, मऊ, छतरपुर और महोबा लेख। परमार वंश के बारे में उज्जैन, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागपुर लेखों से। ठीक है। चाहमान वंश के बारे में हर्ष प्रस्तर लेख और बिजौलिया लेख, दिल्ली शिवालिक स्तंभ से जानकारी मिलती है। गढ़वाल वंश वाराणसी लेख, कमौली लेख, लार लेख और सारनाथ लेख से, ये गढ़वाल वंश। इसके बाद में आता है कलचुरी वंश, यानी जिसको चेदी वंश कहते हैं। कलचुरियों की जानकारी हमको, यानी चेदी वंश की जानकारी कहां से मिलती है? बिल्हारी लेख से, रीवा लेख, वाराणसी और जबलपुर, ये 4 लेखों से। बिल्हारी लेख, रीवा लेख, वाराणसी लेख, जबलपुर लेख, इन लेखों से हमको कलचुरियों के बारे में, यानी चेदी वंश के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, समय के इतिहास के बारे में। ठीक, तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगला जो वंश है आपका, बंगाल के जो पाल वंश है। गोपाल, आपको पता होगा, नाम आपने सुना होगा। ठीक है। तो पाल वंश जो है, बंगाल के जो पाल वंश है, इसके बारे में अगर जानकारी हमको मिलती, अगर देखा जाए तो खालिमपुर का लेख जो मिलता है उससे हमको जानकारी मिलती है। जो मुंगेर लेख है उससे हमको मिलती है, मुंगेर में प्राप्त जो लेख है उन लेखों में बंगाल के पाल वंश के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा भागलपुर का जो अभिलेख है, खालिमपुर का जो है वो अभिलेख है। ठीक है। मुंगेर लेख और भागलपुर का जो लेख है, ये सब जो है पाल वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा बादल और भागलपुर, ये स्तंभ लेख है। ठीक है, स्तंभों पर लिखे हैं। तो ये बंगाल वंश के एक प्रकार से पाल वंश जो है बंगाल में स्थित, तो उसके बारे में, मतलब जो था उसके बारे में जानकारी हमको देता था। कौन सा? खालिमपुर का अभिलेख, मुंगेर लेख और भागलपुर और जो है बादल, ये स्तंभ लेख हैं। इन भागलपुर और बादल स्तंभ लेखों से, मुंगेर लेख से और खालिमपुर अभिलेख से बंगाल के पाल वंश के इतिहास के बारे में जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा अगला जो वंश है आपका सेन वंश। सेन वंश की अगर बात की जाए तो बंगाल के देवपाड़ा से, कहां से भाई? बंगाल के देवपाड़ा और बैरकपुर लेख। तो बंगाल के देवपाड़ा लेख से और बैरकपुर लेख से हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है? सेन वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नोट कर लीजिएगा, सेन वंश के बारे में इतिहास की जानकारी कहां से मिलती है? बंगाल के देवपाड़ा से। ठीक है, देवपाड़ा लेख से और बैरकपुर लेख से हमको जानकारी मिलती है सेन वंश की। इसके आगे चले आइए आप सोलंकी वंश, यानी सोलंकियों के बारे में, चालुक्य वंश के निवासित सोलंकी। तो जो चालुक्य वंश है, इसमें आप देखते हैं जो कुमारपाल की जो वाड्यनगर प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति के माध्यम से हमको सोलंकियों के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो उदयपुर का लेख है, उदयपुर का जो लेख है, उस उदयपुर लेख के माध्यम से भी हमको जानकारी मिलती है। किसके बारे में? सोलंकियों के बारे में, अर्थात चालुक्य वंश के बारे में। किसके? कुमारपाल की जो वाड्यनगर की जो प्रशस्ति थी, उस प्रशस्ति में। ठीक है। इसके अलावा उदयपुर का जो लेख है, उससे हमको सोलंकी यानी चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में अगला है फिर गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश की अगर बात की जाए तो कुछ सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं, यानी उन सिक्कों को द्रम्य कहा जाता था। द्रम्य सिक्के मिले हमको, जो कि गढ़वाल वंश को इंडिकेट करते हैं। तो गढ़वाल वंश के सिक्कों का क्या नाम है? द्रम्य। ठीक है। इससे हमको क्या गढ़वाल वंश के बारे में जानकारी मिलती है, खास करके द्रम्य सिक्के जो मिले हैं। इसके अलावा कलचुरी नरेश गांगे देव जो है, उसके द्वारा जो चलवाए गए स्वर्ण सिक्के हैं, उसका भी पता चला है। किसका? जो गांगे देव व्यक्ति था, गांगे देव राजा था, कलचुरी नरेश था। ये कलचुरी आपको पता होगा
कलचुरी जो वंश चेदी वंश कलचुरी जो होते थे, चेदी वंश यानी बिलहारी, रीवा, वाराणसी, जबलपुर लेखों से जिनकी प्राप्ति मतलब जानकारी मिलती है हमको इतिहास के बारे में इन सभी के, तो उसमें गांगे देव जो था वो राजा था एक, ठीक है। उसने सोने के सिक्के चलवाए थे, स्वर्ण सिक्के, तो उन स्वर्ण सिक्कों का भी पता चला है। तो ये था एक प्रकार से पुरातात्विक स्रोत। तो इतिहास जानने के मुख्य रूप से कितने स्रोत होते हैं भैया? 3 स्रोत होते हैं। पहला स्रोत कौन सा है आपका? साहित्यिक स्रोत, यानी जो पुस्तकें लिखी गई विभिन्न विद्वानों के द्वारा, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय लोगों के द्वारा जो साहित्यिक चीजें है वो। दूसरे विद्वान कौन से आ गए आपके? दूसरे विद्वान जो कि विदेशी विद्वान थे और वो लोग भारत में आए, ठीक है, उन्होंने कुछ अपनी पुस्तकें लिखी, ज्ञान बताया, वो, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा है आपका वो है पुरातात्विक स्रोत, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपके 3 स्रोत होते हैं, जिन स्रोतों के माध्यम से हमको इस यानी 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिली, जो कि मैंने समझा। वैसे ये सारे के सारे यही आपको हर इतिहास में, जरूरी नहीं कि केवल इसी में 3 ही स्रोत होते हैं, हर इतिहास को जानने के 3 ही स्रोत आपके होते हैं मुख्य रूप से, बाकी इन्हें आप कैटेगराइज कर सकते हो। अब इसमें साहित्यिक स्रोतों में कुछ आप इस भाषा के स्रोत है, मतलब कि कुछ संस्कृत के होंगे, कुछ एक प्रकार से अपभ्रंश के होंगे, इनमें से कुछ प्राकृत भाषा के, कुछ हिंदी भाषा के हैं, और कुछ में आप देखते हैं, खास करके बताऊं तो मैं उस समय 2 भाषा डिंगल और पिंगल भाषा, ठीक है, वो मिलती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से कुछ लोक बोली में भाषाएं है, लौकिक साहित्य है, कुछ पारलौकिक साहित्य, तो वो सब प्राचीन इतिहास के बारे में है। लेकिन यहाँ पर केवल ये जो पुस्तकें लिखी मैंने, इन पुस्तकों के बारे में, और विदेशी लेखकों का विवरण जो है ये, और पुरातात्विक स्रोतों में ये, इन सभी चीजों के बारे में मैंने पूरा लगभग आपको समझा दिया। निश्चित तौर पर आपका चैप्टर 1 समाप्त हुआ, और अब चैप्टर 2 के बारे में हम जल्दी चर्चा करेंगे। ओके, इस वीडियो को जितना अधिक आप शेयर कर सके शेयर करिएगा, लाइक करिए वीडियो को, सभी दोस्तों को बता दीजिए शुक्ला स्टडी पॉइंट पर हर एक सब्जेक्ट की क्लास होती है। आपकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। सिलेबस डिस्कशन एंशिएंट हिस्ट्री का हो चुका है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का एक प्रकार से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया मुझे, और जैसे टाइम मिला मैंने आपके लिए एक प्रकार से सिलेबस डिस्कस कर दिया, चैप्टर 1 पढ़ा दिया, चैप्टर 2, 3 जल्दी पढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे, और इसके बाद में आपका मॉडल पेपर एक तक दे देंगे, और ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों मॉडल पेपर दे दूंगा, ताकि आपको एक प्रकार से थोड़ा उसके बारे में आइडिया लग जाए कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेरी जो रणनीति है वो आपको एक प्रकार से टॉप करवा करके छोड़ेगी, या मान लीजिएगा आप ना भी पढ़ना चाहेंगे तो मैं इतना मजबूर करूंगा आपको पढ़ने के लिए कि एक प्रकार से आप भी सोचोगे कि ये किससे पाला पड़ गया है। तो आप लोग पढ़ने का एक प्रकार से थोड़ा सा मन बनाइए और पढ़िए खूब दबा करके। जितने वीडियो पढ़े हुए हैं 2 से 3 बार देखिए वीडियो को। क्या करना है यार, आराम से, ठंडी आ गई है, रजाई लो, एक बढ़िया सा ईयरफोन है कुछ ले लो, आराम से लगा लो, वीडियो लगा लो, आराम से देखो। डेली 1-2 क्लास 3 क्लास आप पढ़ लो, ठीक है। और बाकी कॉलेज जा रहे हो कॉलेज पढ़ो, घर में आओ आराम से लेट के पढ़ लो, ठीक। तो जब आप पढ़ोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे, और आगे चल करके बीए कर रहे हो, जो है यूपी पीसीएस की परीक्षा आप दो, एसएससी की परीक्षा दो, रेलवे की, बैंक की, सभी की परीक्षा आप दे सकते हो। जीके आपका तैयार ही हो रहा है, खास करके यूपी पीसीएस की परीक्षा दो। आईएएस पीसीएस किससे बनते हैं? जो बीए करने वाले लड़के होते हैं वही ना बनते हैं, कहीं मंगल ग्रह से आते हैं, चांद से आते हैं? नहीं, हम ही लोग बनते हैं। तो कुल मिलाकर के हमको और आपको क्या करना है, बीए को एक प्रकार से उच्च लेवल पर ले चलना है। मेरा शुरू से ही मंतव्य रहा है कि जो बीएससी के या अन्य जो एक प्रकार से जो बच्चे हैं, खास करके जब बीए आप बताते होंगे कि मैं बीए कर रहा हूं, तो वो लोग एक प्रकार से आपकी मौज लेते हैं, यार बीए में क्या रखा है, बीए क्या कर रहा है, ये सब। तो एक प्रकार से वो धारणा जो लोगों के मन में गलत तरीके से बनी हुई है, बीए वो एक प्रकार से खास करके बात की जाए, वो एक प्रकार से कैप्सूल है कि जो कि हर एक प्रकार से दवा का निवारण है। ये दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजें हैं। आपका व्यक्तित्व निखरता है बीए के जो सिलेबस होते हैं, जो बीए में खास करके जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जियोग्राफी पढ़ेंगे, अपने भारत के बारे में, इतिहास मतलब पूरा भौगोलिक स्ट्रक्चर समझेंगे, आप इतिहास पढ़ेंगे, पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे। कहीं पर 4 आदमी बैठे हुए हैं, साइंस बैकग्राउंड का लड़का अगर बैठा हुआ है गाँव वगैरह में, और उसको बैठा दीजिए और आप आर्ट साइड पढ़े हुए हो, आप बैठ जाओ, तो आप जो है जितना सही तरीके से मैनेज कर पाओगे जो है समाज को, वो नहीं कर पाएगा, वो बात ही नहीं कर पाएगा। उसको लोग कहेंगे घमंडी है यार, हटाओ इसको, दिमाग खराब करके रखा है। तो आप कितना भी पढ़ लिख लो, DIU बन जाओ, आप मानते हैं साइंटिस्ट आप बन गए, ठीक है, साइंटिस्ट बनना कोई गलत बात नहीं मैंने कहता, लेकिन आप बन गए मानते साइंटिस्ट, तो आप एक प्रकार से क्या होगा भाई, आप सामाजिकता से परे हो जाएंगे, आप सामाजिक जो मापदंड है उनको नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब वो जो बीए करने वाला लड़का होगा वो सामाजिक मापदंडों को समझेगा, अपने मतलब अपना जो उसका व्यक्तित्व होगा वो निखरेगा। खास करके व्यक्तित्व का विकास होता है बीए पढ़ने से,
और मौद्रिक विकास होता है आपका साइंस बैकग्राउंड। लेकिन साइंस बैकग्राउंड वाले भी तो मारे मारे फिर रहे हैं, मतलब बीएससी किया, बीएससी के बाद में क्या कुछ है उनके लिए करने के लिए, या तो एमएससी करेंगे फिर, और इसमें क्या है बीए करते हो आराम से, साथ साथ तैयारी भी कर रहे हो अपना, अगर भगवान चाहे साथ दे दिया, भगवान ने आराम से थोड़ा सा तैयारी की, अच्छे तरीके से निकल गया। ठीक है, भगवान का साथ देने का मतलब ये मेरा है कि जो आपने पढ़ा था वही आ गया, बस क्या है निकल गया, आराम से मौज करो फिर। तो ये चीज होती है आपका। तो ये बीए में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको जल्दी समझ में आता है, एक बार पढ़ते हो आराम समझ में आ जाता है। ठीक है, तो और इस प्रकार से जब जो है मैं आ गया हूँ, खास करके जो चीजें कठिन होती है मैं आपको वो और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। जितनी भी मेरी एक प्रकार से मेहनत करता हूँ, जितनी मेहनत कर सकता हूँ आप लोगों के लिए वो करता हूँ। बस आप लोगों का साथ और प्यार इसी प्रकार से बनाए रहिएगा, यही मैं चाहता हूँ। और बातचीत कमेंट में मत करिए, जो कुछ लोग जो है अराजक तत्व है वो बात कमेंट सेक्शन में करते हो यार, एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लो, आराम से बात करो व्हाट्सएप फेसबुक पे। क्यों दुनिया को जताना चाह रहे हो कि हम ही लैला मजनू ही राजा हो गए हैं, तो उससे थोड़ा दूर रहिएगा। और आप लोग पढ़िए आराम से। और जो हमारे भाई बंधु या जो बहनें एक प्रकार से पढ़ती हैं, हमारे पास एसएमएस करती हैं व्हाट्सएप पर या अलग जगहों पर बताती हैं फ़ोन करके कि सर जी जो है जो वहाँ पर आपकी क्लास में नीचे बात करते हैं कुछ लोग, तो एक प्रकार से आप लोग क्या करिए उसको चैट सेक्शन को क्या कर दीजिएगा आप करके, आराम से बड़ी स्क्रीन में करके वीडियो को देखेंगे तो लाइव क्लास का आपको नहीं दिखेगा, चैट वाला आप कर दीजिए, आराम से बढ़िया बैठ करके वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, बढ़िया से पढ़िए, एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट्स साथ साथ बना लीजिएगा। ये तो लाइव क्लास हो गई आपकी। अब उसके बाद में क्या होगा कि ये क्लास जो होगी अपलोड भी हो जाएगी यूट्यूब पर। अब इसको एक प्रकार से फिर से आप देख सकेंगे, जब इच्छा होगी आप आराम से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में बना दूंगा, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना दी है, आराम से आप देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से आप अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, तो फिर चला जाए। आपको बता दूं कि जो है आप लोगों की एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरत होती है एक टीचर को। जब आप भारी से भारी संख्या में आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और इसी प्रकार से अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू, जय हिंद जय भारत।